Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Screen visible है? Desktop visible है? Good. चलिए कंटिन्यू करें, अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर से बढ़ते हैं आगे। आपने लास्ट लेक्चर में हेड टैग के कुछ चाइल्ड टैग्स पढ़ लिए थे, राइट? टाइटल पढ़ लिया था, बेस पढ़ लिया था और आपने स्टाइल पढ़ लिया था। अब आज बाकी बचे हुए चाइल्ड टैग्स को करते हैं अपन एक्सप्लोर। एज यूजुअल सबसे पहले आप अपना फोल्डर ओपन करेंगे जो हमारे केस में था ऑनलाइन फ्रंट एंड, और आगे का डिस्कशन अब यहां से करते हैं अपन कंटिन्यू। शैल आई स्टार्ट? एवरीथिंग क्लियर? अभी बताइए, ये आपका लास्ट लेक्चर का कोड था जिसमें आपने इस HTML पेज पे CSS कोड अप्लाई करा था बाय मेकिंग यूज ऑफ स्टाइल टैग। करा था? ये बताइए, वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाएंगे, आपकी वेबसाइट में एक ही पेज होगा? नहीं, आपकी वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस होंगे। ओके। और नॉर्मली सभी पेजेस का जो लुक एंड फील है, फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर सेम होगा, अलग अलग होगा? सेम होता है, राइट? सेम होता है, ठीक है। नोटिस कीजिए, आप जब फेसबुक चेक करते हैं तो फेसबुक आपको ब्लू और व्हाइट के थीम पे नहीं मिलती। जो प्राइमरी कलर्स उसमें यूज होते हैं थीम के लिए वो ब्लू और व्हाइट होते हैं। जीमेल में आप चेक करिए, रेड और व्हाइट होता है ना? तो आप नोटिस करेंगे आपकी वेबसाइट के सभी पेजेस रंग बिरंगे नहीं बनाने अपन को, चितकबरे टाइप, है ना? ढंग का कुछ यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए पेजेस में। एक लाल, एक पीला, एक हरा, एक नीला, ऐसे नहीं बनते हैं पेजेस। एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए आपके वेब एप्लीकेशन में, और वो यूनिफॉर्मिटी आपके एप्लीकेशन में तब आएगी जब आप अपने कोड के अंदर सारे पेजेस के लिए सेम, एग्जैक्टली सेम यूज करेंगे थीमिंग। अब सोचिए, अगर मेरे पास 4 पेजेस हैं और मुझे सभी के पैराग्राफ्स का कलर रेड रखना है या ब्लू रखना है, तो मुझे ये जो स्टाइल टैग की कोडिंग है ये 4 बार लिखनी पड़ेगी कि नहीं? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। ये स्टाइल टैग की कोडिंग मुझे 4 बार लिखनी पड़ेगी? क्या ये तरीका, ये अप्रोच मेरे लिए लेंदी नहीं होगा? क्या ये अप्रोच मेरे लिए लेंदी नहीं हो जाएगी? राइट। तो अगर मैं इस तरीके से हर पेज में जाकर इस तरीके से चेंज करूंगा तो आप मानते हैं मेरे एफर्ट्स बढ़ेंगे? मुझे सेम कोड लिखना पड़ेगा 4 बार, हाँ या ना? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। बात। तो मैं ये सेम पैराग्राफ सेट करने का कोड हर पेज के स्टाइल टैग में जाकर लिखूंगा, और कल को मान लीजिए मैं ये कलर्स चेंज करता हूं, ये इफेक्ट्स चेंज करता हूं, तो मेरे कोड में मुझे हर जगह जाकर अपडेशन करना पड़ेगा, है ना? जितने ज्यादा पेजेस होंगे उन्हें मेंटेन करना उतना मुश्किल होगा। जितने ज्यादा पेजेस होंगे उन्हें मेंटेन करना उतना मुश्किल होगा, है ना? जैसे इमेजिन करिए, ये हमारा एक एग्जाम्पल पेज है। इमेजिन करिए इसी तरह से हम एक पेज और बना देते हैं, और ये हमारा कॉन्टैक्ट पेज है, contact.html, है ना? यहां पर यूजर को हमने कॉन्टैक्ट से रिलेटेड चीजें लिख के दी हैं। सो HTML, ये हमारा टाइटल, और टाइटल के अंदर मैंने कह दिया दिस इज कॉन्टैक्ट पेज, और ये हमारा हेड बंद हुआ, ये हेड के अंदर आ रहा है, और इसके बाद मैं आता हूं बॉडी टैग के अंदर, और बॉडी टैग के अंदर कुछ कॉन्टैक्ट से रिलेटेड चीजें मेंशन करता हूं मैं। इसको थोड़ा सा प्रॉपरली अलाइन कर लेते हैं। बॉडी टैग में आया मैं, और मैंने बॉडी टैग के अंदर आकर लिखा पैराग्राफ के अंदर, जैसा लास्ट लेक्चर में हमने करा था, यू कैन
contact us at, और लेट्स से ये हमने लाइन नंबर प्रोवाइड करा 4271659, सपोज कीजिए ये पेज मैंने लिखा। अब फिलहाल अगर मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूं तो जो मेरा होम पेज है उसमें पैराग्राफ ब्लू कलर में आएगा और फॉन्ट उसका आएगा 20 पिक्सल। ऐसा हो रहा है? जल्दी बोले, है ना? लेकिन अगर मैं अपना दूसरा वाला पेज ओपन करता हूं तो वो ब्लैक में आएगा और फॉन्ट उसका नॉर्मल साइज में आएगा। ये आपको नहीं दिख रहा अजीब? यूजर्स के सामने बहुत अजीब लुक एंड फील आएगा। आप चाहेंगे पूरी साइट में यूनिफॉर्मिटी आए। तो अभी जितनी आपने एचटीएमएल पढ़ी है, मैं बोलूंगा इसमें भी कलर ब्लू और फॉन्ट को हमको 20 पिक्सल करना है, तो क्या करेंगे? तो आप मुझे बोलेंगे सर इसमें भी आकर स्टाइल टैग लिखना पड़ेगा। तो यहां आकर आप फिर से रिपीट करेंगे स्टाइल टैग, राइट? फिर आप यहाँ पे लिखेंगे पैरा, पैरा के लिए रूल सेट्स बनाएंगे और पैरा के रूल सेट में आप लिखेंगे कलर कोलन ब्लू, और फिर आप लिखेंगे यहाँ पर फॉन्ट डैश साइज कोलन 20 पिक्सल्स, जैसा आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। अब हो जाएगा दोनों पेजेस का लुक एंड फील सेम। हाँ, अब दोनों का लुक एंड फील सेम हो जाएगा। लेकिन सोचिए आपको सेम कोड 2 बार लिखना पड़ा। और अगर आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो 2 पेजेस की तो साइट नहीं होती है ना कोई। Amazon में, फेसबुक में, फ्लिपकार्ट में कई सारे पेजेस होते हैं। तो ऐसे बैठकर आपको कई बार CSS कोड लिखना पड़ेगा। ये प्रोफेशनल तरीका CSS लिखने का नहीं होता है। प्रोफेशनल तरीका क्या होता है? प्रोफेशनल तरीका कहता है आप CSS फाइल अलग से बनाइए और उस पर्टिकुलर CSS फाइल के अंदर सिर्फ CSS कोड रखिए। कितनी बार बनाएंगे आप ये फाइल? कितनी बार बनाएंगे आप ये फाइल? एक बार। और उस CSS फाइल को अपने हर HTML पेज के साथ कनेक्ट कर लीजिए। उस CSS फाइल को अपने हर HTML पेज के साथ कनेक्ट कर लीजिए। तो आपको CSS कोड कितनी बार लिखना पड़ेगा? एक बार। फाइल कितनी बार बनानी पड़ेगी CSS वाली? एक बार। अपग्रेडेशन भी करना पड़ेगा तो कितनी जगहों पर करना पड़ेगा? एक जगह पर। और आपकी पूरी वेबसाइट उस एक फाइल से मेंटेन हो जाएगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो अब ये कैसे करते हैं? इसको करने के लिए सबसे पहले आप CSS फाइल डिजाइन करते हैं। मैं एक बार फिर याद दिला दूं, मैं CSS पढ़ा नहीं रहा हूं आपको अभी। CSS हम अलग से पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको हेड टैग के चाइल्ड टैग लिंक का पर्पस बता रहा हूं। तो स्टाइल का पर्पस समझ में आया? स्टाइल का पर्पस समझ में आया? स्टाइल से क्या करते हैं? स्टाइल से क्या करते हैं उसको वर्ड्स में सुन लीजिए। अगर कोई पूछता है ना ये तुमने क्या करा है, ये तुमने क्या करा है इस तरीके से कोड लिखकर, तो आप बोलोगे ये मैंने इंटरनल CSS लिखी है। कौन सी CSS? इंटरनल CSS। इंटरनल CSS का मतलब, इंटरनल CSS का मतलब आपने HTML में ही CSS डाल दी है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल CSS। लेकिन ये तभी तक अच्छी है जब तक आपको हर पेज पे अलग स्टाइल चाहिए, जो बहुत रेयर केसेस में होता है। अधिकतर केसेस में साइट का यूनिफॉर्म थीम रहता है और आप CSS एक जगह लिखना पसंद करते हैं, ना कि हर जगह बार बार। तो फिर क्या करा जाए? उसके लिए HTML ने आपको सजेशन दिया है कि आप एक अलग से फाइल बनाएं। ठीक है, बना लेते हैं। फाइल का नाम जो बनाए वो दीजिए, लेकिन याद रखिएगा एक्सटेंशन क्या रखना पड़ेगा? एक्सटेंशन रखना ही पड़ेगा .css। कोई और ऑप्शन नहीं है? नहीं, कोई और ऑप्शन नहीं है। और यहां पर आप अपने पैराग्राफ का कोड लिख दें। ठीक है, तो मैंने पैरा लिखा, यहां लिख दिया कलर कोलन, इस बार कर देते हैं ग्रीन ताकि आपको दिखेगा चेंज होता हुआ। और यहां लिख दिया मैंने फॉन्ट डैश साइज कोलन 20 पिक्सल्स। ठीक है, क्या फाइल बनाई मैंने? मैंने एक एक्सटर्नल CSS फाइल बनाई। कौन सी फाइल? एक्सटर्नल CSS फाइल। क्या नाम रखा इसका? मैंने इसका नाम रखा mystyles.css। नाम माई स्टाइल ही रखना पड़ेगा क्या? नहीं, मैं इसका नाम sachin.css भी रख सकता था, लेकिन एक्सटेंशन .css ही होना चाहिए। ओके, अब कैसे बताएंगे आप example3 और contact.html को कि वो इस फाइल से कनेक्ट हो? तो सबसे पहले आप यहां से स्टाइल हटा दें। हटा देते हैं। एज यू कैन प्रिडिक्ट, अगर मैं यहां से स्टाइल हटा दूंगा तो ये पेज अपने डिफॉल्ट सेटिंग पे आ जाएगा। डिफॉल्ट सेटिंग का मतलब फॉन्ट का कलर ब्लैक हो जाएगा और फॉन्ट अपने डिफॉल्ट साइज में आएगा।
डिफॉल्ट साइज जानते हैं कितना होता है? डिफॉल्ट साइज नॉर्मली ब्राउजर 16 पिक्सल का लेकर चलता है। सुना आपने कितने का? नॉर्मली ब्राउजर 16 पिक्सल का फॉन्ट साइज लेकर चलते हैं। तो अब आपका वेब पेज 16 पिक्सल के फॉन्ट और ब्लैक कलर के फॉन्ट को फॉलो करेगा। लेट्स चेक इट आउट। तो मैंने इसको रन करा, चेक करिए कॉन्टैक्ट भी हमारा ब्लैक कलर में हो गया, फॉन्ट साइज रिड्यूस हो गई, और हमारा जो होम पेज है example3 वो भी चेक करिए वैसा ही हो गया। अब मैंने वो जो CSS बनाई है वो मैं इनके ऊपर अप्लाई करना चाहता हूं। कैसे करेंगे? अगर आपको इन पे CSS अप्लाई करनी है तो फिर आप हेड टैग का एक नया चाइल्ड टैग यूज करेंगे जिसका नाम है लिंक टैग। ओके, क्या करता है लिंक टैग? जैसा कि नाम बता रहा है, लिंक टैग लिंक करता है। किसको लिंक करता है? एक्सटर्नल फाइलों को HTML के साथ। आई रिपीट, लिंक टैग लिंक करता है। क्या लिंक करता है? एक्सटर्नल फाइलों को। क्या सिर्फ CSS को? नहीं, और भी कुछ फाइलें हैं जिन्हें आप लिंक कर सकते हैं, बट प्राइमरीली CSS के लिए यूज होता है। नहीं, एक्सटर्नल में स्टाइल नहीं लिखते नेहा, एक्सटर्नल वाले में CSS में स्टाइल नहीं लिखते हैं, ध्यान देना। यहां पर आप सीधे कोड लिखेंगे। यहां अगर आपने स्टाइल लिखा तो गड़बड़ हो जाएगी। यहां कोई स्टाइल नहीं आएगा, सीधे कोड आएगा। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो इसको अपन सेव कर देते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू example.css। यहां लिखेंगे आप लिंक। लिंक के बाद आप सबसे पहले इसका एट्रीब्यूट यूज करेंगे जिसका नाम है रेल। रेल का फुल फॉर्म होता है रिलेशनशिप। रेल का फुल फॉर्म होता है रिलेशनशिप। तो आप बताइए, जिस डॉक्यूमेंट से आप कनेक्ट होने जा रहे हैं वो कैसा डॉक्यूमेंट है? क्या वो कोई इमेज है? क्या वो कोई म्यूजिक फाइल है? या वो स्टाइल शीट है? स्टाइल शीट है। तो यहां लिखा जाता है रेल इक्वल टू स्टाइल शीट। यही लिखा जाता है अगर आप CSS से कनेक्ट हो रहे हैं तो। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? कोई और ऑप्शन नहीं है यहां, स्टाइल शीट ही लिखना है आपको फॉर CSS। फिर आप बताएंगे कल के जैसे टाइप इक्वल टू text/CSS। यहां भी बताएंगे कि ये CSS डॉक्यूमेंट है। और फिर इसका तीसरा एट्रीब्यूट होता है href। href में आप मेंशन कर दें mystyles.css। और लिंक भी याद रखिएगा सिंगलटन टैग होता है। आ रही है बात समझ में? लिंक भी सिंगलटन टैग होता है। टाइप ऑप्शनल होता है अरविंद, जब आप स्टाइल में लिखते हैं। लिंक में टाइप लिखना जरूरी है। आ रहा है समझ? ठीक, रेल रिलेशनशिप है। रेल बताता है डॉक्यूमेंट किस नेचर का है, और टाइप बताता है उसकी एग्जैक्ट टाइप क्या है। स्टाइल शीट तो और भी लैंग्वेजेस में बन सकती है ना, जैसा मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में कहा था। खाली CSS थोड़ी है जो एक अकेली लैंग्वेज है स्टाइल शीट के लिए। तो स्टाइल शीट बता रहा है डॉक्यूमेंट कैसा है। अभी मैं एक एग्जांपल और देता हूं तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। फिलहाल बताइए, मेरे इस वेब पेज पे अब ये वाले स्टाइल्स लग जाएंगे जो mystyles.css में है? बिल्कुल। सेव करिए, ठीक है, चेक करिए जाकर आप इस पेज को। नोटिस करिए आपका होम पेज अब स्टाइल्ड हो गया है विद द हेल्प ऑफ दैट CSS फाइल। लेकिन आपका जो दूसरा वाला पेज है उसमें आप मानते हो अभी भी स्टाइलिंग नहीं है। आपका जो कॉन्टैक्ट पेज है वो अभी भी नॉर्मल है ना, जबकि यहां पर स्टाइलिंग आ गई है। अब कॉन्टैक्ट पेज में स्टाइलिंग लाने के लिए ये सेम लिंक वाला कोड कॉपी करिए और कॉन्टैक्ट में जाकर पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करिए, पेस्ट करने के बाद सेव कर दीजिए। आप जाकर कॉन्टैक्ट को चेक करिए, कॉन्टैक्ट पे भी आपको सेम इफेक्ट मिलेगा। आया समझ? ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूं, मुझे अपने सारे वेब पेजेस पे बॉर्डर चाहिए। मुझे अपने सारे वेब पेजेस पे बॉर्डर लाना है। तो बताइए बॉर्डर का कोड कितनी बार लिखना पड़ेगा? सिर्फ एक बार लिखना पड़ेगा। कहां लिखेंगे बॉर्डर लाने का कोड? लिखेंगे mystyles.css में, और वहां लिखा गया बॉर्डर सारे वेब पेजेस पे इफेक्ट डाल देगा जो लिंक के थ्रू उससे कनेक्टेड है। यस देवेश, लिंक सिंगलटन टैग है। बेस की तरह लिंक का भी क्लोजिंग नहीं होता है। एवरीवन प्लीज लिसन केयरफुली। बेस की तरह लिंक भी सिंगलटन टैग है, लिंक का भी क्लोजिंग नहीं होता है। आप चेक करिए कितना इजी हो जाएगा आपको मैनेज करना, कितना इजी हो जाएगा आपके लिए एक्सटर्नल फाइल्स को मैनेज करना। चेक करिए कैसे। उसका जवाब है, अब आप mystyles.css खोलिए। ये रही mystyles.css। अब हमें बॉर्डर चाहिए,
CSS में बॉर्डर लाने के लिए बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी होती है। एंड एज आई सेड, अभी चिंता मत करिएगा सर हमें कैसे पता चलेगा बॉर्डर के लिए बॉर्डर है, कलर के लिए कलर है, वो सब पता चलेगा जब हम CSS को डिटेल में पढ़ेंगे। समझ आ रहा है? अभी हम CSS नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि CSS कैसे कनेक्ट होती है। जब CSS का कोर्स स्टार्ट होगा, इसी कोर्स का पार्ट है वो, जब CSS का टॉपिक स्टार्ट होगा तब सब पढ़ेंगे आप डिटेल में। अगर 2 CSS आप लिख देंगे तो दोनों मर्ज हो जाएंगी। वेरी गुड क्वेश्चन हर्ष। 2 CSS लिख देंगे तो दोनों के स्टाइल्स मर्ज हो जाएंगे। ओके, वो हम आगे पढ़ेंगे। 2 CSS आएंगी तो कैसे ब्राउजर हैंडल करता है। अभी के लिए फिलहाल मैं यहां लिखूंगा बॉर्डर, बॉर्डर के बाद फिर मैंने यहाँ पे अपनी बाकी प्रॉपर्टीज लिखी। हाँ, माय स्टाइल्स में चेंज करेंगे तो दोनों जगह चेंज होगा, बिल्कुल इसीलिए तो बनाया है हमने। ठीक है, अब मैंने कहा मुझे डैशेस का बॉर्डर चाहिए। ओके, तो बॉर्डर डैशेस क्या आएगा देखिएगा। मैं चाहता हूं बॉर्डर का कलर ब्लू आ जाए, तो बॉर्डर का कलर ब्लू आएगा और बॉर्डर 2 पिक्सल्स का हो, तो बॉर्डर की थिकनेस 2 पिक्सल की आएगी। अब मैंने बॉर्डर कितनी बार सेट करा? एक बार। दिखेगा मुझे कहां? दोनों जगहों पर। कौन दोनों? मेरे होम पेज पे भी और मेरे कॉन्टैक्ट पेज पे भी। चेक करिए, सेव करने के बाद कॉन्टैक्ट पेज पे भी आपको ब्लू कलर का डैश का बॉर्डर दिख रहा है, होम पेज पे भी आपको ब्लू कलर का डैश का बॉर्डर दिख रहा है। आई बात समझ? पॉइंट क्लियर हुआ? ये स्टैंडर्ड तरीका होता है HTML के साथ CSS को कनेक्ट करने का। मैं नहीं कह रहा हूं स्टाइल अच्छा नहीं है, स्टाइल भी यूज करते हैं अपन, लेकिन ज्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक्सटर्नल CSS आपको मिलती है। और वैसे भी आप सोचिए, ब्राउजर को एक्सटर्नल CSS कितनी बार डाउनलोड करनी पड़ेगी? सिर्फ एक बार डाउनलोड करनी पड़ेगी। ब्राउजर इसे सिर्फ एक बार डाउनलोड करेगा, सर्वर से डाउनलोड करेगा तो एक बार करेगा, फिर ब्राउजर इसे अपने कैश में रख लेगा, वहीं से सारे पेजेस को सर्व करेगा, तो ब्राउजर का भी टाइम बचेगा। सोचिए, हर एक पेज के साथ CSS कोडिंग लानी नहीं पड़ेगी, CSS कोडिंग उसे डाउनलोड करनी पड़ेगी सर्वर से सिर्फ एक बार। ठीक है, तो अब मैं आपको नोट्स लिख के दे रहा हूं। फैजान हैज अ डाउट, सर पेजेस कैसे कनेक्ट हुए फिर बताइए। कनेक्ट हुए ही नहीं फैजान, अभी मैंने दोनों HTML को कनेक्ट नहीं करा है, अभी मैंने सिर्फ HTML को CSS से कनेक्ट करा है। वो कैसे करा है ध्यान दीजिए। उसके लिए मैंने सबसे पहले .css फाइल सेपरेट बना ली। ये दिख रही है आपको CSS फाइल? क्यों फैजान, आर यू एबल टू सी दिस? ठीक है, क्या नाम है मेरी CSS फाइल का फैजान बताओ? मैंने अपनी CSS फाइल का क्या नाम रखा है? जल्दी जल्दी फैजान, फटाफट। CSS फाइल का नाम पूछ रहा हूं मैं। contact.html CSS फाइल का नाम थोड़ी होगा। मैंने CSS फाइल का नाम रखा है mystyles.css, ये मेरी CSS फाइल का नाम है। ओके, फिर मैंने अपना दूसरा पेज बनाया कॉन्टैक्ट, और एक पेज बनाया example3 जो होम पेज है, और इन दोनों को mystyles.css से कनेक्ट करा। उसके लिए क्या करा मैंने? उसके लिए मैंने टैग यूज करा, किस नाम से? लिंक के नाम से। डायग्राम ड्रॉ करके बताऊं? देखो डायग्राम से आप समझो क्या हुआ है। HREF का फुल फॉर्म है हाइपर लिंक रेफरेंस। HREF का फुल फॉर्म होता है हाइपर लिंक रेफरेंस। तो हमने सबसे पहले क्या करा समझिए, हमने सबसे पहले ये वाली एक एक्सटर्नल फाइल बनाई। किस नाम से फाइल बनाई? हमने इसका नाम रखा mystyles.css। क्या रखा हमने इस फाइल के अंदर? जल्दी बताइए। इस फाइल के अंदर हमने सिर्फ एक पैराग्राफ से रिलेटेड CSS कोडिंग डाली, राइट ना। इसके अंदर कोई HTML है, ना कोई हेड है, ना कोई बॉडी है, समझ रहे हैं? इवन स्टाइल भी नहीं है, सीधे पैराग्राफ से रिलेटेड CSS का कोड है। फिर हमने क्या करा? फिर हमने अपने 2 पेजेस बनाए। कौन कौन से 2 पेजेस हमने बनाए? हमने एक पेज बनाया बाय द नेम ऑफ example3, ठीक है, जो हमारा होम पेज की तरह काम कर रहा है, और हमने दूसरा पेज बनाया बाय द नेम ऑफ contact.html। क्या एक्सटेंशंस मैटर करेंगे इन पेजेस में? बहुत ज्यादा मैटर करेंगे। एक्सटेंशन बिगड़ गया, पूरी परफॉर्मेंस एप्लीकेशन की बिगड़ जाएगी।
कुछ का कुछ आउटपुट आने लगेगा। अब हमने क्या एग्जाम्पल3 और कॉन्टैक्ट को आपस में कनेक्ट करा है? जी नहीं, वो करेंगे हम एक लेक्चर बाद जब पढ़ेंगे एंकर टैग। हमने अभी इनको आपस में कनेक्ट नहीं करा है, हमने अभी सिर्फ इनको कनेक्ट करा है माई स्टाइल्स के साथ, राइट। कैसे कनेक्ट करा है, कैसे बोला है एग्जाम्पल को कि तुम्हें और कॉन्टैक्ट दोनों को माई स्टाइल से डेटा लेना है? इसके लिए हमने इनके अंदर यूज करा है एक टैग जिसका नाम है लिंक टैग। उस लिंक टैग के अंदर हमने क्या बताया है? उस लिंक टैग के अंदर हमने डिटेल्स दी हैं और वाया दीज डिटेल्स ये दोनों कनेक्ट हुए हैं किसके साथ? ये दोनों कनेक्ट हुए हैं mystyles.css के साथ। समझ आया? ठीक है, अब इसके नोट्स लिख रहा हूं, समझें आप ध्यान से। We are discussing fourth child tag of head tag, that is the link tag. So next title is the link tag. ध्यान दीजिएगा, लिंक टैग के बारे में जरूर बात है। नंबर 1, दिस टैग इज यूज्ड टू लिंक external files or pages to the current HTML page. नंबर 2, ये एक्सटर्नल फाइल और पेजेस क्या हो सकते हैं? These external files can be CSS files, गौर करिएगा। They can also be image files. अभी मैं आपको बताता हूं इमेज कैसे कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। They also can be audio files, डैश डैश डैश। ठीक है, क्या सिंटेक्स होता है इसका? इसका सिंटेक्स बड़ा सिंपल होता है। आप लिंक लिखते हैं, लिंक के बाद रेल लिखते हैं, ठीक, रेल के बाद टाइप लिखते हैं, टाइप के बाद HREF लिखते हैं। ओके, किसमें क्या आता है, इसमें किसमें क्या बताया जाता है वो भी सुन लें। जहां तक रेल की बात है, रेल में बताया जाता है रिलेशनशिप। अच्छा, उसमें क्या आता है रिलेशनशिप में? रिलेशनशिप में हम लोग स्टाइल शीट लिखते हैं फॉर CSS, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से हम लोग आइकन लिखते हैं और इमेजेस। ठीक है, ऐसे कई तरह के वैल्यूज आती हैं जो आप रेल में लिखेंगे, जो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिर टाइप में क्या लिखते हैं? टाइप में आप बताते हैं डॉक्यूमेंट का टाइप कैसा है। ओके, डॉक्यूमेंट का टाइप मतलब, डॉक्यूमेंट का टाइप मतलब अगर आप CSS से कनेक्ट हो रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखते हैं text/CSS। ओके, इसी तरह से अगर आप कोई इमेज लेकर आने वाले हैं तो आप यहाँ लिखते हैं इमेज स्लैश, इमेज के बाद स्लैश और इमेज की टाइप, फॉर एग्जाम्पल JPG, फॉर एग्जाम्पल GIF, फॉर एग्जाम्पल PNG। आर यू गेटिंग दिस? है ना? ऐसे ही अगर आप कोई सॉन्ग लेने वाले हैं, कोई सॉन्ग ला रहे हैं आप, तो ऑडियो के लिए हो जाता है audio/MP3। समझ आ रहा है? ये बताएगा MP3 फाइल आ रही है। ठीक है, audio/wave, audio/MP3, इस तरह से आप चीजें मेंशन करते हैं। ठीक है, और फिर ये लास्ट वाले में क्या आता है? लास्ट वाले में एक्चुअल फाइल का नाम आता है। फाइल भी तो बतानी पड़ेगी, सारी डिटेल तो दे दी, फाइल तो बताई नहीं, तो यहाँ आता है एक्चुअल फाइल नेम। ठीक है, जैसे हमने क्या दिया था अभी, दिया था mystyles.css, है ना? तो ये लिंक का फायदा होता है। ठीक है, आगे बढ़ू। हाँ, बॉर्डर पूरा कवर होता है उदीक्षा, क्योंकि ये जो भी आप जिस पे भी आप बॉर्डर लगा रहे हैं वो ब्लॉक एलिमेंट है, और ब्लॉक एलिमेंट पूरी विड्थ को कवर करता है। अगर आपको लगता है सर मुझे उतना ही बॉर्डर चाहिए जितना टेक्स्ट है, तो फिर हम इसे इनलाइन एलिमेंट में कन्वर्ट करेंगे। वो सब CSS में पढ़ेंगे आप। ओके, हाँ, पैराग्राफ ब्लॉक एलिमेंट है पूरा,
वो पूरी विड्थ को कवर करता है आपके वेब पेज की। HREF में वो डिजाइन क्या है, कौन सा डिजाइन, कौन सा डिजाइन? हाँ, जो हमने CSS फाइल बनाई है, HREF में उस फाइल का नाम आएगा। जो CSS फाइल बनाई है उसका नाम देना पड़ेगा वहां। 3 एट्रीब्यूट है अब्दुल। फॉर द टाइम बिंग आप 3 ही एट्रीब्यूट लेकर चलें, बाकियों का आपके लिए यूटिलाइजेशन नहीं है। अपन को इन 3 की जरूरत पड़नी है, ठीक। रैंडम मतलब जो आप बनाओगे वही तो दोगे, रैंडम क्या होगा? कोई और दे दोगे तो कहां से आ जाएगा? रैंडम मतलब क्या होता है? हुँ? मतलब मैं समझा नहीं। खाली एक्सटेंशन से कैसे आ जाएगी? हाँ, तो देना पड़ेगा, तो sca.css होनी चाहिए। मैं समझा नहीं सूर्यांश, एग्जैक्ट डाउट क्या है? जो आप फाइल का नाम देंगे वही तो लिखेंगे ना वहां। अब आप sca.css बनाओगे फाइल, तो sca.css नाम देना पड़ेगा वहां पे। कहां पर मनीष? दैट डिपेंड्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम यू आर वर्किंग ऑन एज वेल एज इट्स सिक्योरिटी रूल्स। नहीं, HREF का एक्सटेंशन से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इमेज फाइल लेंगे तो वह एक्सटेंशन .gif या JPG आएगा। ये सब पढ़ेंगे CSS में अदनान। आप गलत समय पे सवाल पूछ रहे हैं। क्या हम अभी CSS पढ़ रहे हैं? नहीं, अभी हम सिर्फ ये सीख रहे हैं HTML कनेक्ट कैसे होगी। ये सारे सवालों के जवाब CSS देगी। सारे पैराग्राफ पे एक ही बॉर्डर चाहिए, हर पैराग्राफ पे अलग कलर का बॉर्डर चाहिए, हमें पैराग्राफ पे पूरे पे बॉर्डर नहीं चाहिए, आधे पे ही चाहिए। वो सब CSS करवाएगी आपको। ठीक है, सारी स्टाइलिंग CSS से होगी। यस यस रामकृष्ण, इनसाइड CSS, इनसाइड लिंक टैग आपको तीनों देने चाहिए, वरना ब्राउजर टू ब्राउजर बिहेवियर वेरी कर जाएगा। यू कैन नॉट गेस फिर ब्राउजर्स कैसे इंटरप्रेट करेंगे। यू कैन हैव मल्टीपल लिंक टैग्स तरुण। मैं भी अभी 2 लिंक टैग यूज करने वाला हूं, देखो आप। एक CSS के लिए करूंगा, एक इमेज के लिए करूंगा। चलें आगे, अगले एग्जांपल पे आ जाएं। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए। जब आप लोग वेबसाइट्स विजिट करते हैं तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी। वेबसाइट विजिट करने के दौरान जितनी भी स्टैंडर्ड वेबसाइट्स हैं उनके टाइटल बार में आपको उनका आइकन दिखता है। फॉर एग्जाम्पल Amazon पे आइए आप, Amazon के टाइटल बार पे चेक करिए। Amazon का टेक्स्ट तो आ ही रहा है, टाइटल तो आ ही रहा है। अपार्ट फ्रॉम द टाइटल ये एक ए आइकन आ रहा है, आ रहा है ना, राइट। इसको बोलते हैं CSS या HTML के टर्म्स में फेव आइकन। ये जो आप करने जा रहे हैं दिस इज कॉल्ड फेव आइकन। एक तो आपने कल के लेक्चर में पढ़ा था अपने पूरे वेब पेज पे इमेज लाना। अब हमें इमेज वेब पेज पे नहीं चाहिए, अब हमें इमेज सिर्फ टाइटल बार पे चाहिए। छोटा सा एक आइकन जो जनरली आपकी कंपनी का लोगो होगा, या आपकी पर्सनल वेबसाइट है तो आपसे रिलेटेड कुछ इमेज होगी। आ रहा है समझ? इस काम को करने के लिए भी आप यूज करते हैं लिंक टैग। इस काम को करने के लिए भी आप यूज करते हैं लिंक टैग। कैसे करते हैं ध्यान दें। इस समय हमारे पेजेस पे कोई आइकन नहीं आ रहा ना, नोटिस करिए ब्राउजर डिफॉल्ट कुछ ग्लोब सा दिखा दे रहा है, कोई स्टैंडर्ड आइकन तो आ नहीं रहा। मैं ये चाहता हूं मेरे पास जो मेरा ऑनलाइन वाला फोल्डर है, इफ यू ऑब्जर्व, ये मेरे पास हमारा ऑनलाइन वाला फोल्डर है और इसमें ये मेरी एक इमेज है sachin.jpg है। मुझे इस इमेज को टाइटल बार के ऊपर शो करना है, छोटी सी इमेज टाइटल पे मुझे चाहिए। तो आप ये काम कैसे करोगे? एज यू कैन एक्सपेक्ट IMG टैग से तो नहीं करेंगे, क्योंकि IMG टैग लगा दिया तो sachin.jpg बॉडी के अंदर दिखने लगेगी। हमें दिखाना है टाइटल पे, तो क्या करते हैं? ये करने के लिए आप फिर आएंगे लिंक टैग पे। क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे लिंक।
लिंक के बाद क्या लिखेंगे, रेल लिखेंगे। रेल में आप यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, रेल में आप मेंशन करेंगे यहाँ पर आइकन, ध्यान दीजिएगा, रेल में मेंशन करेंगे आप आइकन। ठीक है, कैसी फाइल लेकर आ रहे हैं आप, तो आप लेकर आ रहे हैं एक इमेज फाइल। क्या एक्सटेंशन है उस फाइल का, चेक कर लीजिए। तो अगर हम सचिन वाली फाइल चेक करें तो जेपीजी एक्सटेंशन है, दिख रहा है, फाइल का एक्सटेंशन दिख रहा है आपको, तो आप यहाँ पे लिखेंगे image/jpg फाइल। और एक्चुअल फाइल का नाम क्या है, एक्चुअल फाइल का नाम है sachin.jpg, ये लिखिए। राइट, जैसे ही इसको लिखकर इधर भी लिख दीजिए, यूनिफॉर्मिटी के लिए बोल रहा हूं, बाकी कोई जरूरी नहीं है कि हर एक पे आए, बट जनरली आप नोटिस करेंगे अमेजोन के हर पेज पे टाइटल बार में आइकन आता है, आता है। अगेन दिस इज यूनिफॉर्मिटी, हर पेज पे ए लिखा हुआ आपको दिखेगा, पेज के कंटेंट बदल जाएंगे, टाइटल बदल जाएगा, लेकिन इमेज ए आती रहेगी हमेशा। तो आपको दोनों जगह ये लिंक टैग लिखना होगा। अब आप जाकर चेक करिए, इफ एवरीथिंग इज करेक्ट तो आपको टाइटल बार में इमेज दिख जाएगी, दिख रही है, राइट। अब आपके दिमाग में एक डाउट आना चाहिए कि इस टॉपिक का नाम मैंने क्या लिया था, फेव आइकन लिया था, फेव आइकन लिया था मैंने इसका नाम, राइट। क्यों लिया था इसका नाम फेव आइकन, इसलिए लिया था क्योंकि W3C का कहना है कि जो आपकी इमेज होती है उसका नाम आपको रखना पड़ेगा favicon.jpg, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, क्या ब्राउजर W3C की हर बात मानता है, नहीं मानता है। तो नोटिस करिए, क्रोम बिना favicon.jpg नाम के भी sachin.jpg को भी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इसलिए आपको इंटरनेट पे ट्यूटोरियल्स में favicon नाम देने को कहा जाएगा, और वो गलत भी नहीं है, बट टेक्निकली देखा जाए तो हम कोई भी नाम दें, ब्राउजर्स उसे एक्सेप्ट करते हैं। पहले के टाइम पे HTML4 के दौरान ये favicon ही होना होता था, बट अब चेंज होकर आप कोई भी नाम दे सकते हैं। समझ आया वाई इट इज कॉल्ड favicon, क्योंकि W3C ने इस इमेज का नाम फिक्स कर दिया था कि favicon.jpg या favicon.gif दीजिए। हाँ, सारे ब्राउजर अलाउ करते हैं favicon जगह कोई भी नाम। हाँ बिल्कुल, आप favicon देंगे तो भी चलेगा, नाम है वो तो, क्रोम को कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। जब sachin.jpg चला रहा है तो favicon.jpg भी चलाएगा। नहीं, ये CSS का काम नहीं है, ओके शुभम, ये लिंक टैग का काम है, CSS में लिंक टैग नहीं होता। हाँ, PNG भी करेगा, ठीक, ओके, समझ आया। आइकन ही तो शो रहा है, फेव आइकन में क्या शो होगा, मतलब है ही नहीं कोई फेव आइकन। नाम था फेव आइकन, उसकी जगह sachin.jpg आ गया, अब फेव आइकन कहां है, इमेज है ना sachin.jpg, favicon.jpg नाम होगा आपकी इमेज का, तो वहां favicon.jpg देंगे। ऑडियो आप एक्सटर्नली लेकर आएंगे, लोड होगी, और उसके बाद फिर आप उसे यूज करेंगे, बताऊंगा मैं आपको ऑडियो लाना, ठीक। आइकन इज वैल्यू, इट्स नॉट एट्रीब्यूट सौरभ, एट्रीब्यूट का नाम रेल है, ओके। आइकन रेल एट्रीब्यूट की वैल्यू है, आप कुछ भी साइज वगैरह दे दें वो छोटी हो जाएगी, टाइटल बार के हिसाब से ब्राउजर एडजस्ट कर लेगा। मैं बड़ी सी इमेज दूंगा ना, उसको भी टाइटल बार के हिसाब पे ले आएगा, क्योंकि ब्राउजर जानता है ये वेब पेज पे थोड़ी आ रही है, टाइटल बार पे आ रही है ना। क्या समझाऊं हर्ष, क्या डाउट है, एग्जैक्टली बताओ क्या डाउट है, मैं अनम्यूट करूं आपको। बोलिए हर्ष, क्या डाउट है, क्या नहीं समझ आया। हर्ष बोले फटाफट। तो फिर मैं कैसे समझूं आपका डाउट क्या है, क्या नहीं समझ में आया बताओ ना, मैं वो चीज रिपीट करता हूं। ये लिखा तो है सामने,
रेल के अंदर आइकन आएगा, टाइप के अंदर आएगा इमेज स्लैश, और जो भी आपकी इमेज का एक्सटेंशन है, हमारी इमेज का एक्सटेंशन जेपीजी है तो जेपीजी आएगा, और एचआरईएफ में एक्चुअल इमेज आएगी। अगर आपको इंटरनेट से लाना होगा तो एचआरईएफ में पूरा यूआरएल देंगे आप। sachin.jpg हमारे फोल्डर में है। ये तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। सारी इमेजेस कहाँ रखते हैं अपन? आप थे लास्ट लेक्चर में हर्ष के नहीं थे? जो बता चुका हूं उस पर भी डाउट हो रहा है आपको? मैंने क्या कहा था, ये रिलेटिव एड्रेसिंग है कि नहीं है, पहले ये बताओ। अगर इस तरह से हम नाम देते हैं तो ये रिलेटिव एड्रेसिंग हुई कि नहीं हुई? हुई। जब रिलेटिव एड्रेसिंग होती है तो ब्राउजर कहां देखता है इमेज? कहां ढूंढता है इमेज को? उसी फोल्डर में ढूंढता है जहां से आपका पेज लोड हो रहा है। ये वेब पेज कहां से लोड हो रहा है? ये वेब पेज कौन से फोल्डर से लोड हो रहा है? तो बस वहीं पे इमेज रखी है मैंने, चेक करिए। अगर मैं आपको फोल्डर में दिखाऊं तो फोल्डर में ही तो इमेज रखी है। अगर ये इमेज यहां नहीं होगी तो आ जाएगी क्या? अगर मैं यहां से sachin.jpg को डिलीट कर दूं तो क्या मेरे टाइटल बार पे sachin.jpg आ जाएगी? ब्राउजर इतना इंटेलिजेंट है कि मेरे पूरे कंप्यूटर में ढूंढ लेगा sachin.jpg को। तो फिर इंटरनेट से इमेज लेनी होगी तो HTTP, फिर साइट का एड्रेस पूरा टाइप करेंगे आप, जैसे लास्ट लेक्चर में टाइप करा था अपन ने SCA भोपाल के लिए, वो पूरा टाइप करेंगे अगर आपको इमेज इंटरनेट से लेनी होगी तो, है ना? उस केस में आप पूरा यूआरएल बताएंगे। हाँ, डिफरेंट पेजेस पे सेम आइकन लाने के लिए हर पेज पे लिंक टैग आप देंगे। ओके, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंटरनेट से इमेज लानी होगी तो एब्सोल्यूट यूआरएल दिया जाएगा। परफेक्ट आंसर। आया समझ? बढ़ूं आगे? नो डाउट्स? चलिए, तो जो मैंने आपको इमेज लाना सिखाया उसके लिए भी लिख देता हूं ताकि आपको डाउट ना रहे। चलिए, एक लाइन इमेज के लिए भी लिख देते हैं। व्हाट इज दैट लाइन? दैट लाइन इज, ऐसा नहीं हो सकता है अभी फिलहाल, तो ऐसा होने के लिए JS का वेट करिए, अभी फिलहाल नहीं हो सकता। ठीक है, तो another use of link tag is to apply title bar icon, title bar icon popularly called as, क्या कहलाता है ये? फेव आइकन, ये इसको नाम दिया गया है, टू द वेब पेज। ठीक है, टाइटल बार आइकन पॉपुलरली कॉल्ड एज फेव आइकन टू द वेब पेज। In that case, we use the link tag as shown below. CSS में इमेज है ही कहां? सूर्यांश, CSS में इमेज कहां है? किसने कह दिया कि CSS में इमेज है? आप बताओ। मेरी वाली CSS में इमेज थी? अच्छा, बताओ कहां थी? ये रही मेरी वाली CSS फाइल, कहां आपको इमेज दिख रही है इसमें? बताएं। कहां इमेज, बताओ सूर्यांश। इमेज आप CSS में सेट नहीं करते हैं, इमेज HTML में ही सेट होगी। CSS में इमेज की साइज सेट कर सकते हैं, समझ आ रहा है? इमेज का नाम बता सकते हैं,
वो भी जब हम CSS में इमेज हैंडल करना सीखेंगे तब। अभी कुछ भी नहीं, अभी तो मैंने CSS फाइल में खाली कलर, फॉन्ट साइज और बॉर्डर दिया है। हर पेज में इसलिए शो हो रहा है क्योंकि मैंने हर पेज में ये लिंक टैग लिखा है। टाइप एट्रीब्यूट में अभी भी यही लिखेंगे, image/jpg। जो भी उस इमेज का एक्सटेंशन होगा वही लिखेंगे, ठीक। और href के अंदर पूरा पाथ देंगे। चलो आगे। अब कैसे करना है, इसके लिए एग्जांपल अपन ने देख ही लिया है। लिंक, लिंक में रेल में आ जाएगा आइकन, ठीक है। आइकन के बाद फिर आएगा टाइप, टाइप में आ जाएगा इमेज स्लैश, और यहाँ XXX की जगह पर क्या XXX ही आएगा? नहीं, दिस विल बी रिप्लेस्ड विद एक्सटेंशन ऑफ द इमेज। दिस विल बी रिप्लेस्ड विद एक्सटेंशन ऑफ द इमेज, राइट। अब वो जैसी भी आपकी इमेज हो, फॉर एग्जाम्पल it could be JPG, it could be GIF, like this। जो भी आपकी इमेज है, तो JPG हो जरूरी नहीं है, कोई दूसरे एक्सटेंशन की इमेज ला सकते हैं, यस। और href के अंदर आप एक्चुअल इमेज का नाम देंगे, ठीक है। अब एक डाउट आपका जो बार बार आपको परेशान कर रहा है, बार बार अननेसेसरी आप परेशान हो रहे हैं, ये इमेज कहां ढूंढेगा ब्राउजर? इसके दो जवाब हैं। ये इमेज कहां ब्राउजर ढूंढेगा? इसके दो जवाब हैं। अगर आपने रिलेटिव एड्रेसिंग दी है तो ब्राउजर इसे आप ही के फोल्डर में ढूंढेगा। और अगर आपको लगता है नहीं, मुझे तो गूगल से इमेज लेकर आनी है, मुझे तो फेसबुक से इमेज उठानी है, तो आप पास करेंगे कंप्लीट URL। आ रही है बात समझ? पॉइंट क्लियर हो रहा है, राइट। तो यहां लिख देता हूं मैं दोनों बातें। इसमें नेम ऑफ द इमेज तो आएगा ही आएगा, आगे की कहानी भी सुन लीजिए। इफ इट इज रिलेटिव एड्रेसिंग, जैसा लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा, देन browser will look for the image at location of the current page। current page समझ रहे हैं? contact.html, example3.html, जहां लिंक यूज किया है, राइट। और अगर ये एब्सोल्यूट है तो फिर जो आपने पूरा HTTP करके दिया है वहां जाएगा। आया समझ? ठीक है। नॉर्मली ये रिलेटिव ही होता है, क्योंकि आइकन तो आपका पर्सनल आइकन होगा ना। आप टेक्निकली सोचिए, अगर आप किसी कंपनी में काम करेंगे, किसी कंपनी के लिए बनाएंगे वेब एप्लीकेशन, तो लोगो तो उस कंपनी का ही होगा ना। वो लोगो कहीं और से थोड़ी आएगा, वो कंपनी आपको देगी, और वो लोगो आप अपने फोल्डर में रखेंगे, उस लोगो को आप यूज करेंगे। हुआ क्लियर? ऐसा थोड़ी है अपने वेबसाइट बना रहे हैं आप अपने कॉलेज के लिए और लोगो यूज कर लेंगे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, ऐसा थोड़ी होगा, है कि नहीं? ठीक है, चलिए बढ़े आगे। इतना आया समझ? चलो अब आते हैं नेक्स्ट टैग पे। कौन सा है टैग? टैग नंबर 5। टैग नंबर 5 इज द स्क्रिप्ट टैग। गुड। क्या करता है, जल्दी जल्दी बताइए। स्क्रिप्ट टैग का पर्पस होता है, इट इज यूज्ड टू ऐड जावास्क्रिप्ट कोड to our HTML page, to our HTML page।
ओके, जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये जो HTML CSS है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, नहीं, ये डिजाइनिंग लैंग्वेज है। क्या फर्क होता है डिजाइनिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एलिमेंट्स होते हैं, जैसे जैसे डेटा टाइप, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, इफ एल्स, लूप, एरे, फंक्शन, ये सब कुछ होता है। तो जावास्क्रिप्ट में सब है। यस, जावास्क्रिप्ट में आपको ये सब कुछ मिलेगा। अगर आपको अपने वेब पेज पे जावास्क्रिप्ट ऐड करनी है तो आप वो यूज करेंगे स्क्रिप्ट टैग से। अच्छा, क्यों ऐड करनी है जावास्क्रिप्ट अपने वेब पेज पे? अपने पेज को इंटरैक्टिव बनाने के लिए। इट मेक्स आवर वेब पेज इंटरैक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा डेमो दे रहा हूं। एक बार फिर मैं पढ़ाने से पहले आपको याद दिलाऊंगा, क्या हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं? नहीं। तो अपनी क्वेरीज आप जावास्क्रिप्ट में पूछना। अभी बस इतना समझो कैसे एक HTML पेज को JS पेज से कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन HTML क्या हम बटन ला सकते हैं? वी कैन क्रिएट अ बटन। ये HTML बना देगी। अभी आप देखिएगा बटन कैसे बनाते हैं। बटन बन जाएगा, लेकिन बटन पे क्लिक होने पर अगर हमें कुछ एक्शन लेना है तो वो HTML को लेना नहीं आता। वो एक्शन कौन लेगा? वो एक्शन लेगी जावास्क्रिप्ट। So for example, in HTML, we can create a button, but HTML does not know. HTML does not know what to do when the button is clicked. क्या कर जाए जब यूजर इस बटन को क्लिक करता है? ठीक है, दिस बिहेवियर और एक्शन ऑफ बटन क्लिक is handled by whom? Is handled by JavaScript. आई बात समझ? पॉइंट क्लियर हुआ? राइट। सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स होता है, आप सबसे पहले लिखेंगे स्क्रिप्ट, उसके बाद लिखेंगे टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। क्या टाइप लिखना जरूरी है? ना, बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि आज जावास्क्रिप्ट पॉपुलैरिटी की इस हाइट पे है कि उसने सबको पीछे छोड़ दिया है। सबको कौन? सबको मतलब वो लैंग्वेजेस जो जावास्क्रिप्ट की जगह पर होती थी। कौन सी होती थी? VB स्क्रिप्ट होती थी, J स्क्रिप्ट होती थी, एक्शन स्क्रिप्ट होती थी, सब हट गई हैं। तो अब दुनिया में हर जगह जावास्क्रिप्ट ही यूज होती है एज फ्रंट एंड लैंग्वेज। यस, दुनिया में छोटी बड़ी, सस्ती महंगी, अच्छी बुरी, कैसी भी साइट बने, अगर इंटरैक्टिविटी है तो वो होगी ओनली एंड ओनली यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो यूनिवर्सल लैंग्वेज हो गई है। हाँ जी, यूनिवर्सल लैंग्वेज हो गई है। कोई चॉइस नहीं है जावास्क्रिप्ट की जगह कोई और लैंग्वेज पढ़ लें, नहीं है। पढ़ भी लेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। पढ़ के बस अपने घर पे बैठ के वेबसाइट बनाएंगे, कोई कंपनी यूज नहीं करती किसी और लैंग्वेज को, इसलिए आपको जावास्क्रिप्ट ही करनी पड़ती है। राइट, लिखने की जरूरत ही नहीं है सौरभ। और JS नहीं लिखते हैं, लिखो तो पूरा जावास्क्रिप्ट लिखो, नहीं तो कुछ मत लिखो। ठीक है, और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप लिखेंगे जावास्क्रिप्ट का कोड। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात, क्या HTML केस सेंसिटिव है? नहीं, बट जावास्क्रिप्ट याद रखिएगा केस सेंसिटिव है। रिमेंबर दिस। तो कुछ कैपिटल स्मॉल गड़बड़ हो गई तो एरर, हाँ, कुछ कैपिटल स्मॉल गड़बड़ हो गई तो एरर। और फिर जावास्क्रिप्ट में एरर आती है तो क्या होता है? एरर आती है तो जावास्क्रिप्ट बिल्कुल शोर नहीं मचाती है, बस चुपचाप काम करना बंद कर देती है। जैसे गर्लफ्रेंड गुस्से हो जाती है तो बात करना बंद कर देती है ना, ऐसे जावास्क्रिप्ट गुस्से हो जाती है तो बात करना बंद कर देती है। ज्यादा चीखती चिल्लाती नहीं है जावास्क्रिप्ट। तो आपको समझना पड़ेगा कि जावास्क्रिप्ट गुस्से हो गई है। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट गुस्से हो गई है पता फिर आपको एक टूल से चलता है जो आप ब्राउजर में यूज करते हैं। मतलब आप सब सी, जावा, पाइथन, इन सब के बैकग्राउंड से हैं। वहां आपने देखा है जब एरर आती है तो स्क्रीन पे एरर दिखती है ना, जब एरर आती है तो दिखता है ना आउटपुट में कुछ एरर लिखा हुआ। यहाँ कुछ ऐसा नहीं होगा, कोई एरर वगैरह आपको दिखेगी नहीं। अगर आपके कोड में किसी भी तरह की एरर आती है तो जावास्क्रिप्ट के लिए टूल्स होते हैं जो इन एरर्स को कैच करते हैं। एक टूल तो आपके ब्राउजर के अंदर ही अवेलेबल होता है, डेवलपर टूल। बाकी एक्सटर्नल टूल्स होते हैं जो आपको यूज करने होते हैं। ठीक है, मनाते कैसे हैं? मनाने का एक ही तरीका है अंकित, बिल्कुल सीधे सीधे काम करना पड़ता है।
जैसा कहे वैसा मानना पड़ता है, जरा ना नुकुर नहीं कर सकते, जो बोला है बिल्कुल वैसे ही चलना है, जो चाहिए वो चाहिए, मतलब जो सिंटेक्स है वो फॉलो करना पड़ता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं जावास्क्रिप्ट को। सो कमिंग बैक टू द कोड, what makes JS better than others? Number one feature, Manish, JS is the only front-end language which is available at front-end as well as back-end. Number one. Number two, like Python, JS is also typeless. याद है आपको Python डायनेमिक है, JS भी डायनेमिक है, राइट? बहुत सिंपल लैंग्वेज है, डायनेमिक लैंग्वेज है। हालांकि अब अगर आप नोटिस करें तो एंगुलर में इन फ्रेमवर्क्स के अंदर JS का ऑल्टरनेट आ गया है टाइपस्क्रिप्ट, लेकिन वो फ्रेमवर्क के लिए, आप डायरेक्टली टाइपस्क्रिप्ट यूज नहीं कर सकते, आप उसे फ्रेमवर्क में यूज करेंगे। ओके, बाकी JS पढ़िए तब आपको पता चलेगा उसके क्या बेनिफिट्स हैं। कुछ तो होंगे जो गूगल इतना प्रमोट कर रहा है, कुछ तो होंगे जो दुनिया की हर कंपनी JS के पीछे पागल है। हर कंपनी कहती है आप बैकएंड में कुछ भी पढ़ लो, लेकिन फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट ही चाहिए। हाँ, JS बैकएंड में भी अवेलेबल है अदनान। नोड JS नाम सुना है आपने? टाइपस्क्रिप्ट JS की पेरेंट नहीं है, टाइपस्क्रिप्ट JS की चाइल्ड है, JS उसकी पेरेंट है। JS से इंस्पायर होकर टाइपस्क्रिप्ट बनाई गई है, लेकिन JS के बहुत सारे रूल्स चेंज हो गए हैं। ओके, टाइपस्क्रिप्ट किसने बनाई है? माइक्रोसॉफ्ट ने। JS किसकी लैंग्वेज है? JS लैंग्वेज थी मोजिला की। कब? जब मोजिला जाना जाता था नेटस्केप के नाम से। मोजिला कंपनी का ओरिजिनल नाम नेटस्केप था, बहुत पुराना 90s के एरा का नाम बता रहा हूं मैं आपको। 90s के एरा में ये कंपनी नेटस्केप के नाम से जानी जाती थी, तब इन्होंने JS को क्रिएट करा था। ठीक है, चलिए अब लेते हैं HTML पेज फटाफट। तो एक और HTML पेज बना रहा हूं मैं, आई विल कॉल इट example4.html। फाइन, example4 में क्या करा? डॉक टाइप लिया, HTML लिया, देन HTML ओपनिंग क्लोजिंग। फिलहाल हेड में कुछ और नहीं दे रहा मैं, सिर्फ टाइटल दे रहा हूं। टाइटल में लिख रहा हूं JS डेमो, नथिंग एल्स, टाइटल। तो मैंने यहां टाइटल दिया JS डेमो और टाइटल टैग को यहां पर क्लोज कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। अब हम लाते हैं बटन, विच इज वेरी इजी, नो इश्यूज। अगर आपको HTML में बटन लाना है, HTML has a tag. What is that tag called as? That tag is called as input tag. Fine. Input tag में टाइप लिखते हैं और टाइप में इज इक्वल टू कर देते हैं बटन, वैल्यू इज इक्वल्स टू कर देते हैं शो डेट। तो क्या होगा इससे? इससे एक बटन आएगा, उस बटन पे लिखा रहेगा शो डेट। ठीक है, पहले इतना देख लेते हैं। रन करा, बटन आया, आ रहा है, शो डेट लिखा हुआ आ रहा है। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी रन इट अगेन। आ रहा है शो डेट लिखा हुआ, बट एज यू कैन प्रेडिक्ट, आप इस पे क्लिक करेंगे, नथिंग विल बी डन, कुछ होगा ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने बटन को इंटरैक्टिव नहीं बनाया, राइट? बटन को आपने इंटरैक्टिव नहीं करा। अगर आपको बटन को इंटरैक्टिव करना है, अगर राउंडेड बटन चाहिए, तो एक्चुअल में राउंडेड बटन नहीं होते हैं फैजान, इमेज को राउंड कर देते हैं और इमेज को बटन की तरह एक्ट करा सकते हैं। इमेज को राउंड कर देते हैं, जैसे फेसबुक में आप देखते हैं ऐसा बटन होता है लाइक वाला, वो तो रेक्टेंगुलर नहीं दिखता, वो तो लाइक जैसा दिखता है, वो सब बटन होते हैं। एक्चुअल में वो इमेजेस होती हैं जो बटन की तरह काम करती हैं, वो भी आप पढ़ेंगे आगे। ठीक है, बटन को राउंड करना हो उसके लिए तो आपको फिर फोटोशॉप जैसी चीजें यूज करनी पड़ेगी शेप चेंज करने के लिए। यस यस यस, यू कैन यूज बटन ऑल्सो अरविंद, वो भी चलता है, नो इश्यूज इन दैट। ठीक है, बटन लेकिन ES6 की तरफ से आया है, अपन यूज कर रहे हैं ES5 जो सारे ब्राउजर्स में कंपैटिबल है। ठीक है, बताऊंगा मैं ये ES5 ES6 की कहानी क्या है, ये भी एक लंबी स्टोरी है। अभी के लिए फिलहाल इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, वैल्यू इक्वल टू शो डेट मैंने लिख दिया। एज एवरीवन कैन सी, कुछ हो नहीं रहा है ना बटन क्लिक पे, द पेज इज टोटली नॉन इंटरैक्टिव। अब मैं चाहता हूं मैं क्लिक करूं तो पेज कुछ एक्शन ले, क्या करना पड़ेगा? ये करने के लिए आप जाएं हेड टैग के अंदर और लिखें यहां पर स्क्रिप्ट। चलो अब आप सबने सी लैंग्वेज पढ़ी है,
सी तो पढ़ी है ना सभी ने। सी में फंक्शंस होते हैं, सी में फंक्शन होते हैं, ऐसे जावास्क्रिप्ट में भी फंक्शन होता है। ओके, फंक्शन का आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने फंक्शन का नाम दिया शो डेट। ठीक है, तो क्या फंक्शन स्मॉल लेटर्स में लिखना पड़ेगा? यस, ये मैंने आपको पहले ही कह दिया। स्क्रिप्ट टैग के अंदर जितना भी आ रहा है सब केस सेंसिटिव है। तो फंक्शन का एफ कैपिटल करने से एरर, यस, फंक्शन का एफ कैपिटल करने से एरर, कोड काम करना बंद कर देगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको सिर्फ हेलो प्रिंट करके दिखाता हूं। जैसे ही आप बटन पे क्लिक करेंगे एक हेलो आएगा। वो कैसे आता है? जेएस के पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है अलर्ट। उसके अंदर आप कुछ भी टेक्स्ट दे देंगे तो ये टेक्स्ट आपके सामने पॉपअप की तरह डिस्प्ले होगा। किसकी तरह डिस्प्ले होगा? पॉपअप की तरह डिस्प्ले होगा। लेकिन कैसे बताएंगे आप ब्राउजर को कि ये शो डेट फंक्शन कॉल करना है बटन पे? तो जैसे बटन के पास टाइप है, जैसे बटन के पास वैल्यू है, क्या है टाइप और वैल्यू? आर दे एट्रीब्यूट्स? आर दे एट्रीब्यूट्स? यस, ऐसे बटन के पास एक ऑन क्लिक भी होता है। ऑन क्लिक, सिंगल वर्ड विदाउट एनी गैप। क्या देते हैं ऑन क्लिक को? अपने फंक्शन का नाम दीजिए। कौन सा फंक्शन है हमारा? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। हमारे फंक्शन का नाम क्या है? शो डेट। तो यहां लिखेंगे आप शो डेट पैरेंथेसिस के साथ, क्योंकि आप शो डेट कॉल कर रहे हैं। पैरेंथेसिस कॉल बताता है ना, तो शो डेट मतलब आप कॉल कर रहे हैं। ठीक है, इतना चेंज करने के बाद अब आप आइए वापस, करिए क्लिक शो डेट पे, तो आया पॉपअप हमारे सामने, राइट? तो ये पॉपअप आपको डिस्प्ले होगा। ऐसे पॉपअप आपको वेबसाइट पे बहुत दिखते हैं, दिखते हैं इस तरीके के पॉपअप आईआरसीटीसी पे दिखते होंगे, बैंकिंग साइट्स पे दिखते होंगे, राइट? इस तरीके के ढेर सारे पॉपअप्स आपको मिलते हैं। फाइन, अब अगर आपको डेट देखनी है तो जावास्क्रिप्ट आपको डेट दिखाने का भी प्रोविजन देती है। कैसे? आप जावास्क्रिप्ट में डेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सिंटेक्स बिल्कुल नहीं समझा रहा हूं मैं, डोंट बॉदर। सर ये क्या लिखा आपने, लेट एक्स इक्वल टू न्यू डेट। अभी बस इतना मान लीजिए, ऐसा लिखकर करंट डेट को रिप्रेजेंट करता हुआ एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इस समय हमारे कंप्यूटर पे क्या डेट है, जल्दी बताओ। हाँ, ऑन क्लिक में सिर्फ फंक्शन आता है। ठीक है, ऑन क्लिक में आप डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट का कोड भी लिख सकते हैं, बट अभी के लिए हम फंक्शन लिख रहे हैं, राइट? और इसके बाद आप लिख दें अलर्ट एक्स, तो आपको डेट, टाइम, डे सब दिख जाएगा। तो आज डेट क्या है? 5 नवंबर है, आज 5 नवंबर है, राइट? और दिन कौन सा है आज? थर्सडे। डे आज थर्सडे है। देखिए सारी चीजें आपको डायलॉग बॉक्स में दिख जाएंगी। सब कुछ दिख रहा है, नोटिस करिए। थर्सडे, नवंबर 5, 2020, शाम का टाइम भी दिख रहा है 21:04:01। और ये भी बताया जा रहा है कि आप पूरी दुनिया के जिस टाइम जोन में है वो जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। हमारा टाइम जीएमटी से 5.5 घंटे आगे चल रहा है ना। और राइट साइड में देखिए हमारा टाइम जोन भी आ रहा है। कौन सा टाइम जोन है हमारा? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, राइट? इस तरीके से आप जेएस का कोड कनेक्ट कर सकते हैं विद एचटीएमएल। किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ द टैग व्हिच इज कॉल्ड एज स्क्रिप्ट टैग। अच्छा, अब अलर्ट का ए मैंने गलती से कैपिटल कर दिया, क्या होगा? जल्दी बोलिए। अलर्ट का ए कैपिटल करने पर कुछ नहीं, मेरे क्लिक होने पर एक्शन होना बंद हो जाएगा। तो जब आपको एक्शन ना दिखे तब आपको हिंट लग जाना चाहिए कुछ गड़बड़ आपसे हो गई है। ठीक, अब वो गड़बड़ कहां पकड़ में आएगी? वो गड़बड़ पकड़ने के लिए आपके क्रोम ब्राउजर के पास एक टूल अवेलेबल होता है, जो आप क्रोम के 3 डॉट्स में जाकर देख सकते हैं। 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे आप, उसको आप बोलते हैं ओवरफ्लो मेन्यू। यहां आपको मिलेगा मोर टूल्स। मोर टूल्स में आइए डेवलपर टूल्स में, और यहां आप नोटिस करिए एरर दिख रही है, रेड कलर में कुछ एरर मैसेज दिख रहा है। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड डेवलपर टूल्स, जो आपको क्रोम में मिलता है। एंड दिस इज वेरी बेनिफिशियल। जब आप जेएस पढ़ेंगे तब इस टूल के बारे में हम और बातचीत करेंगे। नोटिस करिए एरर मैसेज में आ रहा है अलर्ट इज नॉट डिफाइंड, आपको आपकी गलती बताई जा रही है। तो यहां से आपको क्लियरली पता चल जाएगा आपने क्या मिस्टेक करी है। लेकिन आपको ये डेवलपर टूल खोलना पड़ेगा, अपने आप नहीं आएगा ये डेवलपर टूल। आई बात समझ? पॉइंट क्लियर हुआ? स्क्रिप्ट टैग बॉडी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अलाउड है हर्ष।
पढ़ेंगे आगे बॉडी और हेड में क्या डिफरेंस होता है, वो सब जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अभी तो आप बस इतना सुन लीजिए, उसे आप हेड में लिख रहे हैं, लिखने को बॉडी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट लेक्चर में से कंक्लूड करते हैं। फाइन, बॉडी में लिख देंगे तो भी चलेगा फैजान, बट अभी समझ में नहीं आएगा फर्क क्या है, अभी इग्नोर करो उसको, वो जब जेएस पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं। ठीक, चलो पीएचपी के लिए मैं बताता हूं, अभी हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं और भी कुछ स्टूडेंट से इंटरेक्शन चल रहा है, ये इंटरेक्शन पूरा हो जाए फिर हम लोग बताते हैं। हाँ, मैं नोट्स और स्लाइड सब शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, और वेब डेवलपमेंट ग्रुप ज्वाइन कर लें सभी लोग, मैं सारा कंटेंट वेब डेवलपमेंट ग्रुप में शेयर करूंगा फ्रंट एंड का, तो जितने जैंगो और एडवांस जावा वाले स्टूडेंट्स हैं वो वेब डेवलपमेंट ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, सारा कंटेंट वहीं आएगा। ठीक, चलिए बाय बाय, टेक केयर।